हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम चंपावत जिले के संबंध में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चंपावत जिले की संपूर्ण जानकारी दिनांकिकी से लेकर हर चीज इस क्लास में हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्लास को। तो जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, चंपावत जिला, यदि चर्चा करें चंपावत जिला, तो एक ऐसा जिला है जो नेपाल देश के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, चार जनपदों के साथ तो बनाता ही है, जिसमें पिथौरागढ़ है, साथ में अल्मोड़ा है, नैनीताल है और नीचे उधम सिंह नगर है। ठीक है, तो चार जिलों के साथ तो सीमा बनाता ही बनाता है। साथ में देखो, उधम सिंह नगर हो गया, नैनीताल हो गया, यहाँ अल्मोड़ा हो गया और यहाँ पिथौरागढ़ हो गया। चार जिलों के साथ साथ सीमा बनाने के साथ ही ये सीमा बनाता है, देखो, नेपाल के साथ। ठीक है, नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी ये साझा करता है। जो ये इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, किसके साथ है? नेपाल के साथ है। तो क्वेश्चन बनेगा कि चंपावत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा विभाजक का काम करती है? तो ये देखो, यहाँ पर जो पूरी नदी दिख रही है आपको, ये नदी यहाँ से, ये है काली नदी। ये कौन सी नदी है? काली नदी है। ठीक है, तो काली नदी है जो इन दोनों के मध्य जो सीमा बनाने का काम करती है। कौन सी नदी है? काली नदी है। ठीक है, यहाँ से काली नदी इस तरह से बनाती है और ऊपर पिथौरागढ़ और नेपाल के मध्य और नीचे चंपावत और नेपाल के मध्य। तो ये प्रश्न भी बन सकता है। ठीक है, तो सीमा अपने ध्यान रखनी है, नैनीताल से मिलती है, उधम सिंह नगर से मिलती है, अल्मोड़ा से मिलती है और साथ ही पिथौरागढ़ से मिलती है, साथ ही नेपाल से मिलती है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं चंपावत के अन्य फैक्टों के संबंध में, जिसमें सबसे पहले स्थापना। ठीक है, तो स्थापना कब हुई थी चंपावत की? 15 सितंबर 1997 को। स्थापना कब हुई थी? 15 सितंबर 1997 को। ठीक है, 1997 में देखो, तीन जनपद बने थे, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत। तो तीनों हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम चंपावत पढ़ रहे हैं। और अगला देखो, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है इसका? 1766 वर्ग किलोमीटर। यानी कि राज्य में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? चंपावत। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? चंपावत हो जाएगा, जिसका क्या है? 1766 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ठीक है, मुख्यालय क्या है इसका? चंपावत इसका मुख्यालय है। तो देखो, प्रशासनिक ढांचा हम देखें यदि, तो तहसीलें, ये जो तहसील है ना, ये ऑफिशियल वेबसाइट में जो जिले की होती है उसमें दी गई है, क्योंकि कभी बढ़ती हैं, मतलब बढ़ते रहती हैं, घटते रहती हैं, तो किताबों में एकदम सही डाटा इसका मिल नहीं पाता है। ठीक है, तो जो जिले की वेबसाइट है उसमें जो तहसीलें दिखा रखी हैं, देखो 5 तहसीलें दिखा रखी हैं इसमें: पाटी, पूर्णागिरी, चंपावत, लोहाघाट, बाराकोट। ये बताने का उद्देश्य केवल इतना है कि यदि आपसे कभी स्थान पूछता है कि बाराकोट किस जिले में पड़ता है, या फिर पूर्णागिरी किस जिले में पड़ता है, या फिर लोहाघाट किस जिले में पड़ता है, या फिर पाटी किस जिले में पड़ता है, तो आपको वहां पर दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये बताने का उद्देश्य केवल इतना है, क्योंकि ये तो घटते बढ़ते रहते हैं, तो इसको ज्यादा अपने, मतलब केवल स्थान की दृष्टि से याद रखना है कि हाँ, ये स्थान कहाँ पर पड़ता है, चंपावत में पड़ता है, या फिर जो हमने पहले जिले पढ़ रहे हैं वहाँ का जो स्थान है। ठीक है, इस तरह से। बाकी इसमें दो उप तहसीलें भी दिखाई गई हैं, देखो, एक पुल्ला और मंच। ठीक है, पुल्ला और मंच, दो उप तहसीलें इसमें दिखाई गई हैं। अगर देखो, विकास खंड कितने यहाँ पर? 4, जिसमें चंपावत, लोहाघाट, बाराकोट और पाटी। ठीक है, 4 विकास खंड है यहाँ पर। नगर निकाय 4 हैं, जिसमें नगर पंचायत हैं 2। ठीक है, नगर पंचायत कौन सी है? 2 नगर पंचायत है, जिसमें बनबसा और लोहाघाट। साथ ही 2 नगर पालिका हैं, जिसमें चंपावत और टनकपुर। तो चंपावत और टनकपुर 2 नगर पालिका हो गई, बनबसा और लोहाघाट 2 नगर पंचायत होगी, और कुल नगर निकाय कितने हैं यहाँ पर? 4 नगर निकाय हैं। ठीक है, अगला देखो, विधानसभा सीट। विधानसभा सीटें कितनी हैं यहाँ पर? 2 विधानसभा सीटें हैं, एक चंपावत है, दूसरी लोहाघाट है। ठीक है, लोहाघाट से कौन है अभी? खुशाल सिंह अधिकारी। ठीक है, खुशाल सिंह अधिकारी। ठीक है, लोहाघाट से कौन है? खुशाल सिंह अधिकारी हैं। चंपावत से कौन है? पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी अभी चंपावत से हैं विधायक, और लोहाघाट से कौन है? खुशाल सिंह अधिकारी। ठीक है, तो पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर उपचुनाव लड़े थे, ये भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर इन्होंने उपचुनाव लड़ा था और उपचुनाव ये जीते थे। ठीक है, तो उपचुनाव जीतने के पश्चात ये चंपावत से विधायक बने। तो इससे पहले जो सीट छोड़ी थी इनके लिए, किसने छोड़ी थी? कैलाश गहतोड़ी ने। और साथ ही यदि चर्चा करें चंपावत का, जो 2 विधानसभा सीटें किस लोकसभा क्षेत्र में आती हैं, तो ये आती है अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र में। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार जनांकिकी आंकड़े। ठीक है, जनांकिकी आंकड़े क्या है यहाँ पर? राज्य का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन हो जाएगा? चंपावत। 1766 में ऊपर चर्चा कर चुके हैं इसकी। ठीक है, राज्य का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला भी चंपावत है। सबसे कम क्षेत्रफल चंपावत, दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? चंपावत। यानी कि सबसे कम कौन था? रुद्रप्रयाग, हमने पढ़ा था। ठीक है, रुद्रप्रयाग सबसे कम था, और दूसरा सबसे कम कौन सा है? चंपावत है। अगला देखो, 2001 से 11 की अवधि के दौरान
लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी वाला जिला 2001 से 11 की अवधि के दौरान, यानी कि देखो पहले 1021 इसका लिंगानुपात था और ये 2011 में घटकर 980 हो गया, यानी कि ये 41 की जो कमी आई है ये सर्वाधिक है सभी जिलों में। ठीक है, पूर्व की अपेक्षा सर्वाधिक है। हालांकि यदि चर्चा करें राज्य में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है, हरिद्वार है। ठीक है, और सर्वाधिक अल्मोड़ा है। लेकिन 2001 से 11 की अवधि के दौरान लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी वाला जिला कौन हो जाएगा, चंपावत। ठीक है, कितनी कमी हुई है देखो, 41 की कमी हुई है, 1021 से 980 पर ये आ गया है। ठीक है, अगला देखो, राज्य में सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला भी कौन सा है, चंपावत है। सबसे कम अनुसूचित जाति कहाँ है, चंपावत में। और सबसे कम अनुसूचित जनजाति कहाँ थी, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, इनको रिवीजन भी करते चलिए। सबसे कम अनुसूचित जनजाति रुद्रप्रयाग में, सबसे कम अनुसूचित जाति चंपावत में, सबसे कम जो नगरीय क्षेत्र है कहाँ पर है, बागेश्वर में। ठीक है, और सर्वाधिक ग्रामीण कौन सा है, बागेश्वर है। इस तरह से इसको ध्यान रखते चलिए। अगला देखो, संक्षिप्त विवरण इसका यदि देखें हम, तो पुराना नाम क्या था इसका, पुराना नाम था कुमू या फिर कुमुकाली। ठीक है, इसे कुमाऊं क्षेत्र का पहला नगर भी कहा जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। कुमाऊं क्षेत्र का पहला नगर किसे कहा जाता है, चंपावत को। देखो, जो चंपावत स्थान है, प्रॉपर स्थान, ठीक है, चंपावत क्षेत्र चंपावती व गंडकी गाड़ नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, किस किस के मध्य संगम पर स्थित है, चंपावत क्षेत्र चंपावती और गंडकी गाड़ नदी के संगम पर स्थित है, जिसे पूर्व में कुमू के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसे पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, कुमू के नाम से। यहाँ पर हम ऊपर लिख चुके हैं, इसका पूरा नाम कुमू है। ठीक है, इसे काली कुमाऊं भी कहा जाता है। तो काली कुमाऊं किसको कहा जाता है, चंपावत को ही कहा जाता है। ठीक है, अगला देखो, प्रमुख मंदिर कौन कौन से यहाँ पर, यदि मंदिरों की चर्चा करें, सबसे पहला आता है यहाँ पर सप्तेश्वर मंदिर समूह। ठीक है, सप्तेश्वर मंदिर, इसमें कुल 7 मंदिर हैं। यह जिले का प्रमुख एवं सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है, जो चंपावती नदी के तट पर स्थित है। तो क्वेश्चन बन सकता है, सप्तेश्वर मंदिर समूह किस नदी के तट पर स्थित है, तो किस नदी के तट पर है, चंपावती नदी के। इस मंदिर में कुल 7 मंदिर आते हैं। इस मंदिर समूह में कुल कितने मंदिर आते हैं, 7 मंदिर आते हैं, जिसमें सबसे पहला है बालेश्वर, डिप्टेश्वर, क्रांतेश्वर, ताड़केश्वर, ऋषेश्वर, ठीक है, घटकेश्वर और मानेश्वर। तो इसमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपके लिए बालेश्वर मंदिर, क्योंकि बालेश्वर मंदिर क्या है, एक तो सबसे पुराना मंदिर है, साथ ही ऐतिहासिक दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। हमने देखा था यहाँ से देसठ देव का अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, साथ ही जो क्राचल देव आया था नेपाल से, उसका भी यहाँ से अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। और सबसे पुराना मंदिर इन मंदिर समूहों में कौन है, बालेश्वर मंदिर है। साथ ही आपने ये भी ध्यान रखना, देखो, डिप्टेश्वर मंदिर, क्रांतेश्वर, ताड़केश्वर, ऋषवेश्वर, घटकेश्वर, मानेश्वर। मानेश्वर मेला पशु मेले के लिए विख्यात है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, मानेश्वर में जो मेला लगता है वो पशु मेले के रूप में विख्यात है। अगला है पूर्णागिरि मंदिर। तो पूर्णागिरि मंदिर कहाँ पर आता है, ये भी चंपावत जिले में ही आता है। ठीक है, पूर्णागिरि मंदिर कहाँ आता है, चंपावत जिले में। यह मंदिर 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो देश में स्थित 108 शक्तिपीठों में से एक है। ठीक है, ये मंदिर कितनी हाइट पर है, 3000 मीटर की हाइट पर है, जो कि जो देश में शक्तिपीठ हैं, ठीक है, माता रानी की जो मंदिर होते हैं शक्तिपीठ, उनमें से एक शक्तिपीठ कौन है, पूर्णागिरि मंदिर है। ये किस शिखर पर स्थित है, अन्नपूर्णा शिखर पर। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये किस शिखर पर स्थित है, अन्नपूर्णा शिखर पर। अगला है देवीधुरा का बाराही मंदिर। देवीधुरा का बाराही मंदिर जो कि 2500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के पर्व पर पत्थरों का मेला। अति महत्वपूर्ण सवाल है, अभी ईओ में यहाँ से एग्जाम में, ईओ के जो एग्जाम है यहाँ से प्रश्न बना हुआ था। बग्वाल मेला आषाढ़ी कौथिक का यहाँ पर आयोजन होता है। ठीक है, पत्थरों का मेला हो, बग्वाल मेला हो या फिर आषाढ़ी कौथिक हो, रक्षाबंधन के अवसर पर ये तीनों कहाँ पर आयोजित होते हैं, देवीधुरा के बाराही मंदिर में। और ये तीनों एक ही नाम है। ठीक है, पाषाण मेला हो, बग्वाल मेला हो या आषाढ़ी कौथिक हो, क्योंकि आपसे प्रश्न पूरा बनेगा कि रक्षाबंधन के पर्व पर। इस मेले का वर्णन जिम कार्बेट ने अपनी पुस्तक मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में भी किया है। तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, किस पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है, तो कहाँ पर मिलता है, जो जिम कार्पेट की पुस्तक है उसमें मिलता है, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में। ठीक है, अगला है, देखो, जो प्रश्न बना हुआ था, यहाँ से प्रश्न बना हुआ था ईयू में, ये वाला प्रश्न बना हुआ था कि इस मेले में कुल 4 दल शामिल होते हैं। तो वहां पर दलों के नाम पूछे थे, कौन सा दल शामिल नहीं होता है। तो इसमें जो दल होते हैं, खाम बोलते हैं उसको स्थानीय भाषा में, जिनके नाम क्या है, चमियाल खाम, वालिक खाम, खाम मतलब दल हो गया, लमगड़िया खाम और गहड़वाल खाम। ये 4 खामें इसमें शामिल होती हैं, यानी कि 4 दल इसमें शामिल होते हैं, जो कि चारों कोने से आपस में
पत्थरों की वर्षा करते हैं एक दूसरे पर, ठीक है। ये खाम आपस में, ये जो मैदान है, मैदान का नाम कभी कभी पूछ सकता है आपसे, खोली खांड दुर्बाचौड़ मैदान है, ठीक है। इसमें पत्थर का युद्ध ये करते हैं। अगला देखो, देवीधुरा में ही बाराही गुफा, जो कि गब्योरी के नाम से जानी जाती है, और रणशिला, भीमशिला और बाराही शिला स्थित है। बाराही गुफा कहाँ पर है? देवीधुरा में, जिसको गब्योरी नाम से जाना जाता है। साथ ही रणशिला वहीं पर है, भीमशिला भी वहीं पर, और बाराही शिला भी देवीधुरा में ही स्थित है। तो देवीधुरा कहाँ पर आता है? चंपावत जिले में ही स्थित है, ठीक है। और अति महत्वपूर्ण सवाल है, यहाँ से कई बार प्रश्न पहले बन चुके हैं। अगला है, जिले के अन्य प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? देखो, घटोत्कच का मंदिर चंपावत में स्थित है। हिंगला देवी मंदिर, ये भी चंपावत में स्थित है, ठीक है। हिंगला देवी मंदिर चंपावत। घटोत्कच मंदिर ये भी चंपावत है। एक हिडिंबा मंदिर भी चंपावत में स्थित है, यहाँ पर हिडिंबा मंदिर, ठीक है। हिडिंबा मंदिर भी कहाँ पर है? चंपावत में। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, हिडिंबा मंदिर भी कहाँ पर है? चंपावत में। लड़ीधुरा मंदिर चंपावत में। खेती खान का सूर्य मंदिर, खेती खान का सूर्य मंदिर चंपावत में। गोरखनाथ मंदिर ये भी चंपावत में। व्यानधुरा एडी मंदिर, ठीक है, ये भी चंपावत में है। ये जो देवता होता है एडी देवता, ये स्थानीय देवता है, जो कि धनुष बाण के देवता के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। धनुष बाण के देवता, स्थानीय देवता हैं, धनुष बाण के देवता के रूप में जाने जाते हैं। अगले देखो, गोरिल देवता का मंदिर और आदित्य मंदिर, ये कहाँ पर पड़ता है? ये भी रमक नामक स्थान पर आता है, ठीक है। आदित्य मंदिर, आदित्य का सूर्य मंदिर, आदित्य का मंदिर यहाँ पर, ये भी चंपावत जिले में आता है। गोरिल देवता का मंदिर ये भी चंपावत में है। तो ये कुछ मंदिर जो अति महत्वपूर्ण है, जो पूछे जा सकते हैं आपसे। साथ ही एक और मंदिर इसमें आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, वो कौन सा है? हिडिंबा देवी टेम्पल, ठीक है। अगला है, जो क्रांतेश्वर मंदिर है, जो ऊपर सप्तेश्वर मंदिर समूह हमने देखा था, उसमें क्रांतेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, जिसे कूर्मापद या फिर कामदेव भी कहा जाता है। मानेश्वर मंदिर में पशुओं का मेला लगता है, मैं ऊपर बता चुका था आपको। और लड़ीधुरा मंदिर को पद्मा देवी मंदिर भी कहा जाता है। तो ये पहले प्रश्न बना हुआ है यहाँ पर से, ठीक है। ये वाला प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। अगला देखो, जिले के प्रमुख दर्शनीय स्थल, सबसे पहला आता है इसमें एक हथिया नौला। एक हथिया नौला मतलब जिसको एक हाथ से बना रखा है। चंद काल में निर्मित नौला है एक हथिया नौला, जो कि चंपावत जिले में पड़ता है। इसे जगन्नाथ मिस्त्री और उसकी पुत्री कुमारी कस्तूरी द्वारा निर्मित किया गया था। हुआ क्या था कि चंदों के द्वारा जब बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, तो जगन्नाथ मिस्त्री से उसको निर्मित करवाया गया था। उसकी सुंदरता इतनी अलौकिक थी कि चंदों को ऐसा लगा कि कहीं जो जगन्नाथ मिस्त्री है इसकी दूसरी कॉपी न बना ले, मतलब उसकी जो शोभा है वो कम न हो जाए। इसलिए उन्होंने जगन्नाथ मिस्त्री का एक हाथ कटवा दिया, ऐसी मान्यता है, ठीक है। तो बाद में जगन्नाथ मिस्त्री ने अपनी पुत्री की सहायता से इस नौले का निर्माण करवाया, इसलिए इसको एक हथिया नौला कहा जाता है। अगला है बाणासुर का किला, जो कि चंपावत में स्थित है, और इसका स्थानीय नाम क्या है? मारकोट है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि बाणासुर का किला कहाँ पर है? मारकोट चंपावत में है। लेकिन बाणासुर की जो बाणासुर गढ़ मंदिर है, वो कहाँ पर है? बाणासुर गढ़ मंदिर कहाँ है? ये रुद्रप्रयाग में, हम रुद्रप्रयाग में पढ़े थे इसको, ठीक है। किला कहाँ है? चंपावत में, और मंदिर कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। अगला देखो, मायावती आश्रम। मायावती आश्रम भी कहाँ है? चंपावत में है, जो कि स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। इसे अद्वैत आश्रम भी कहा जाता है, ठीक है। मायावती आश्रम कहाँ है? चंपावत में है। अगला देखो, लोहा घाट। लोहा घाट, जो कि लोहावती नदी के तट पर स्थित है। ये प्रश्न बना हुआ है एक बार, लोहा घाट किस नदी के तट पर स्थित है? तो किसके तट पर स्थित है? लोहावती नदी के तट पर स्थित है। पुराणों में इसे लोहारगल कहा गया है। यहाँ फटकशिला मेले का आयोजन होता है, ठीक है। तो लोहा घाट में कौन सा मेला आयोजित होता है? फटकशिला मेला। अगला देखो, पंचेश्वर। पंचेश्वर जो मंदिर है, यह काली और सरयू नदी के संगम पर स्थित है। पंचेश्वर मंदिर काली और सरयू नदी के संगम पर स्थित है। तो हमने जब नदी तंत्र पढ़ा था, वहां पर हमने देखा था कि काली और सरयू के संगम पर पंचेश्वर स्थित है। यहाँ पर देखो, एक मंदिर है चामू या चौमूह मंदिर, जिसे पशुओं के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। तो एक बार ग्रुप सी में प्रश्न बना हुआ है कि कुमाऊं क्षेत्र में किस देवता को पशुओं के रक्षक के रूप में पूजा जाता है, ठीक है। तो किसको पूजा जाता है? ये है चामुह या फिर चौमुह देवता। इनका मंदिर कहाँ पर है? पंचेश्वर में है, जिसे पशुओं के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। तो जो भी बच्चे देखो नए यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो आबकारी का हमारा बैच चल रहा है, टारगेट बैच सुबह 11 बजे वाली क्लास, उसको जरूर देखिएगा। आपका उत्तराखंड पढ़ने का उससे नजरिया ही बदल जाएगा, ठीक है। और साथ ही आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो चंद वंश है, उसका कल उसकी लास्ट क्लास आपको मिलेगी। उसके पश्चात
आप लोग अपनी राय दीजिएगा कि आपको यदि पंवार वंश अभी पढ़ना है तो मैं उसको पढ़ा देता हूँ, वरना पॉलिटी की क्लासेस, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि उन्हें पॉलिटी बिल्कुल नहीं आती, तो पॉलिटी की क्लासेस में शुरू कर सकता हूँ यहाँ पर। तो एक हफ्ते पॉलिटी लगभग हम देख लेंगे, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बाकी देखो, उत्तराखंड में आपको ज़्यादा फोकस करना है। कोई भी एग्जाम आप उत्तराखंड का देते हैं तो उत्तराखंड में आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा सवाल बनते हैं। ग्रुप सी में लगभग 40 प्रश्न उत्तराखंड से आते हैं, जबकि जीएस का पार्ट यदि आप देखेंगे तो कंप्यूटर और रीजनिंग हटा के लगभग 26 से 27 प्रश्न ही जीएस के आते हैं। तो इसलिए उत्तराखंड यदि 40 नंबर का आ रहा है तो उत्तराखंड ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ना उचित है। ठीक है, कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि बहुत ज़्यादा डीप हो रहा है। डीप नहीं हो रहा है, क्योंकि 40 में से यदि आप 35-36 नंबर यहाँ ले आते हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा मेरी दृष्टि में। बाकी आप यदि चाहें तो आप लोग जो जिसको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डीप हो रहा है, तो आप लोग अन्य किताबों से या फिर अन्य माध्यमों से ऊपर ही ऊपर पढ़ सकते हैं। आपको फ़ायदा तो खैर नहीं होगा उसका बिल्कुल भी, क्योंकि जो नए बच्चे हैं उन्हें ज़रूर, मुझे लगता है कि उन्हें लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा डीप है। ये भी सच है कि एग्ज़ाम का लेवल बदला है। ठीक है, लेकिन देखो, प्रश्नों की प्रवृत्ति को समझते हुए हम कोर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। चंदों का प्रशासन उतना महत्वपूर्ण नहीं रहेगा तो हम ज़्यादा चीज़ें उसमें कवर नहीं करेंगे। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं केवल वही कवर हम वहाँ पर करेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यदि गढ़वाल के पंवार वंश से पहले आप लोग पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो मैं पॉलिटी उसमें चला दूंगा। साथ ही जैसे ही पॉलिटी खत्म हो जाएगी उसके बाद हम पंवार वंश वहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, बाकी जैसे ये जिला दर्शन सीरीज खत्म हो जाएगी, यहाँ पर मैं हिस्ट्री की क्लासेस चला दूंगा, भारत का इतिहास, जिसमें आधुनिक भारत का इतिहास हम पढ़ेंगे। बाकी कुछ जियोग्राफी से रिलेटेड टॉपिक मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। अभी आपके पास बहुत समय है, देखो 1 महीने का समय है। 1 महीना कम नहीं होता है, हमने 10 दिन में ही बहुत सारा मटेरियल कवर कर लिया, तो 1 महीना तो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगला देखो, मीठा रीठा साहिब। मीठा रीठा साहिब कहाँ पर पड़ता है? चंपावत में। इसका प्राचीन नाम क्या था? चौड़ा मेहता। प्राचीन नाम क्या था? चौड़ा मेहता। यह स्थल लधिया एवं रतिया नदियों के संगम पर स्थित है। ये हम नदी तंत्र में चर्चा किए थे। और यहाँ पर गुरुद्वारे का निर्माण कब हुआ था? 1960 में। 1960 में हुआ मीठा रीठा साहिब गुरुद्वारे का निर्माण, और 1930 में हुआ था हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे का निर्माण। दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो, उत्तराखंड में कुल 4 महत्वपूर्ण जो गुरुद्वारे हैं, 4 हैं। ठीक है, एक है नानक मत्ता साहिब, जो कि कहाँ पर है? यूएस नगर में है। दूसरा है देखो रीठा मीठा साहिब, कहाँ पर है? चंपावत में। तीसरा हेमकुंड साहिब, कहाँ पर है? चमोली में है। और चौथा है झंडा साहिब, वो कहाँ पर है? देहरादून में। तो चारों अपने ध्यान रखने, कभी कभी मिलाने के लिए आपसे पूछ सकता है। अगला है टनकपुर। टनकपुर का प्राचीन नाम क्या था? ग्रास्टिनगंज। ये प्रश्न एक बार बना हुआ है ग्रुप सी में कि टनकपुर का प्राचीन नाम क्या था? क्या था? ग्रास्टिनगंज इसका प्राचीन नाम था। यहाँ पर था हो जाएगा। ठीक है, यह चंपावत का सर्वाधिक आबादी वाला नगर है, यानी कि चंपावत में जो सबसे ज्यादा आबादी यदि कहीं पर है तो कहाँ पर है? टनकपुर में है। ये होना यहाँ पर स्वाभाविक भी है, क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र में आता है। ठीक है, भाबर और मैदानी क्षेत्र टनकपुर में आता है। और साथ ही यहाँ पर काली नदी के, ये किस तट पर बसा हुआ है? दाएं तट पर। काली नदी ये आ रही है तो टनकपुर यहाँ पर बसा हुआ है। ठीक है, इस ओर काली नदी बह रही है तो टनकपुर कहाँ है? यहाँ पर टनकपुर बसा हुआ है। ठीक है, और इसे पूर्णागिरि मंदिर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसमें एक और चीज ध्यान दीजिएगा, जो टनकपुर रेलवे लाइन है उसका अंतिम स्टेशन है टनकपुर। तो पर्वत पादी स्टेशन भी क्या है? टनकपुर यहाँ पर एक है। अन्य जिलों में भी हम देखेंगे। तो टनकपुर क्या है? एक पर्वत पादी स्टेशन है। जैसे रामनगर है, जैसे काठगोदाम है, जैसे कोटद्वार है, ऐसे ही क्या है? टनकपुर भी है। ऋषिकेश है इसमें एक। अगला देखो, नौढूंगा घर। ठीक है, ये भी एक क्या है? एक अविश्वसनीय दर्शनीय स्थल है चंपावत का, क्योंकि इसको किसी भी कोने से देखो, ऐसा माना जाता है कि इसको किसी भी कोने से देखो तो यहाँ पर केवल 9 ही पत्थर इस मकान में दिखाई देते। तो ऐसा माना जाता है कि ये मकान जो है केवल 9 पत्थरों से बना हुआ है, इसलिए इसको नौढूंगा घर बोलते हैं। तो कुमाऊनी में जो पत्थर होता है उसको ढुंग कहा जाता है। ठीक है, तो कुमाऊनी में पत्थर को ढुंग क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर 9 ढुंग घर मतलब 9 पत्थरों का घर, इसका क्या हो गया? अर्थ हो गया। अगला है पाताल रुद्रेश्वर गुफा, जो कि 1993 में खोजी गई, बरसी गांव में है, चंपावत में स्थित है। तो क्वेश्चन बनेगा पाताल रुद्रेश्वर गुफा कहाँ पर है? ये हो जाएगी रुद्रप्रयाग, सॉरी चंपावत में। ठीक है, अगला देखो एबट पर्वत। ये प्रश्न भी बना हुआ पहले, एबट पर्वत कहाँ स्थित है? चंपावत में स्थित है। और शारदा नहर का निर्माण 1928 में किया गया था, ये भी प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। शारदा नहर कब निर्मित हुई थी? 1928 में, जो कि शारदा नदी पर बनी है। अगला है चंपावत में स्थित किले।
तो कौन कौन से किले चंपावत में स्थित हैं? इसमें राजबुंगा किला हम इतिहास में पढ़ रहे हैं, सोमचंद्र ने बनाया था। बाणासुर का किला किसने बनाया था? बाणासुर ने। ठीक है, एक सिरमोही किला है और गोला चौड़ किला। तो ये चारों किले आपने ध्यान रखने कहाँ पर हैं? चंपावत में स्थित है। अगला देखो चंपावत के प्रमुख ताल, एक है श्यामला ताल, इसके समीप विवेकानंद आश्रम स्थित है तथा यहाँ पर झूला मेला भी लगता है। तो विवेकानंद आश्रम किसके समीप स्थित है? श्यामला ताल के समीप है। और यहीं पर क्या लगता है? झूला मेला लगता है। तो क्वेश्चन बनेगा किस ताल के किनारे झूला मेला लगता है? तो कहाँ पर लगता है? चंपावत में, जो श्यामला ताल है उसके किनारे। अगला देखो झिलमिल ताल। झिलमिल ताल एक गोल आकृति वाला ताल है, कहाँ पर स्थित है? चंपावत में। यदि आपसे पूछेगा झिलमिल ताल कहाँ है, तो चंपावत में है। यदि आपसे पूछेगा झिलमिल ताल संरक्षित क्षेत्र या फिर झिलमिल ताल आरक्षित, ये कहाँ पर है? ये हरिद्वार में पड़ता है। दोनों अलग अलग है, एक क्या है? ताल है, और दूसरा क्या है? वेटलैंड क्षेत्र है। मतलब जो दलदली भूमि होती है, दूसरा दलदली वाला जो है वो कहाँ पर है? हरिद्वार में, जिसे झिलमिल ताल आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। और जो झिलमिल ताल है ये कहाँ पर पड़ता है? चंपावत में आता है। ठीक है, एक है कोली ढेक जो कि कृत्रिम झील है, यानी कि मानव निर्मित एक झील है। कोली ढेक कहाँ पर है? ये भी चंपावत में स्थित है। ये प्रश्न बन सकता है, अच्छा प्रश्न है, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से इसको विकसित किया गया है। अगला है चंपावत के प्रमुख दर्रे। तो चंपावत में एक दर्रा स्थित है, लास्पा दर्रा, जो कि चंपावत और पिथौरागढ़ के मध्य में स्थित है। ये भी आपने ध्यान रखना है। प्रमुख नदियां यदि चर्चा करें चंपावत की, तो लधिया नदी है, रतिया नदी है, दोनों एक दूसरे की सहायक नदियां हैं। रीठा साहिब में इनका संगम बनता है। लोहावती और चंपावती, ठीक है, और गंडकी गाड़ भी है यहाँ पर, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो चंपावत जनपद का विस्तार कहाँ कहाँ है? तराई में भी है, तराई क्षेत्र में आता है, भाबर में आता है, शिवालिक में और मध्य हिमालय। जब हम उत्तराखंड का भूगोल पढ़े थे टारगेट बैच में, वहां पर हमने इसको विस्तार पूर्वक जाना था। ठीक है, अगला देखो वाहन का पंजीकरण नंबर, चंपावत का वाहन पंजीकरण नंबर। तो हर जिले की तरह यहाँ पर UK03 जो कि चंपावत का पंजीकरण नंबर है। हर जिले में हम देखो, उत्तराखंड में अभी तक केवल UK020 तक आपको पढ़ना है, UK20 तक आपको पढ़ना है। ठीक है, UK20 तक का यहाँ पर मतलब 20 पंजीकरण नंबर है। कुछ जिलों के हैं, बाकी कुछ 7 अन्य शहरों के भी, जो बड़े जिले हैं वहाँ पर जो शहर हैं, जैसे ऋषिकेश है, रुड़की है, कोटद्वार है, रामनगर है, रानीखेत है, विकास नगर है, इनके भी अलग से जारी किए गए हैं। तो इनको भी हम पढ़ेंगे। तो कुल 20 हैं, ठीक है, जो अलग से जारी किए गए हैं। कुल 7 हैं जो अलग से जारी किए गए हैं। साथ ही 13 जनपदों के 13 नंबर, जिसमें चंपावत का क्या है? UK03, ये आपने ध्यान रखना है। UK03 किसका है? चंपावत का। 02 किसका था? बागेश्वर का। 13 किसका था? रुद्रप्रयाग का। तो हो सकता है कभी पूछ ले इस तरह के प्रश्न भी। तो वाहन पंजीकरण नंबर चंपावत का कितना है? कितना है? UK03। तो जो भी चंपावत के लोग हैं यहाँ पर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। अगला देखो चंपावत के प्रमुख मेले। प्रमुख मेलों में यहाँ पर जो सबसे बड़ा मेला आता है पूर्णियागिरी जो मेला है, ठीक है, तो ये होता है। फिर आषाढ़ी कौथिग के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं इसकी। पूर्णगिरी मेला देखो किस में लगता है? अन्नपूर्णा शिखर पर, पूर्णागिरी देवी मंदिर पर। आषाढ़ी कौथिग कहाँ पर लगता है? बाराही मंदिर, देवीधुरा में। लड़ीधुरा मेला कहाँ पर लगता है? पद्मा देवी मंदिर या लड़ीधुरा मंदिर, ये भी चंपावत में। देवीधार मेला, साथ ही मानेश्वर मेला जो पशुओं के लिए प्रसिद्ध है, चैतोला मेला। एक है जोड़ मेला, ये लगता है रीठा साहिब में। ठीक है, रीठा साहिब में लगता है कौन सा मेला? जोड़ मेला। ये प्रश्न बना था एक बार, निम्न में से किस स्थान में जोड़ मेला आयोजित होता है? तो जोड़ मेला कहाँ पर होता है? रीठा साहिब में। वहां पर प्रॉपर स्थान आपसे पूछा गया था, तो कहाँ पर लगता है ये? रीठा साहिब में। अगला है एडी बालकृष्ण मेला और झूला मेला। झूला मेला भी कहाँ पर लगता है? ऊपर हम चर्चा करें, श्यामला ताल के समीप में लगता है झूला मेला। ठीक है, उसके किनारे लगता है। अगला देखो चंपावत के प्रमुख व्यक्तित्व। तो जितने भी फैक्ट हैं चंपावत के संबंध में हम सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछले 2 जिलों को भी हम विस्तार पूर्वक पढ़े। इससे बाहर देखो कुछ आता भी नहीं है। ठीक है, इससे बाहर मतलब फैक्ट इतना ज्यादा नहीं है इससे बाहर। हिस्ट्री हम जब अलग से पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री यहाँ पर पढ़ने का कोई फायदा है नहीं। बाकी नदी तंत्र हम अलग से समझ चुके हैं, तो यहाँ पर उसको डालना जबरदस्ती उचित नहीं है। यहाँ पर केवल जो फैक्ट है वही चीजें हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। और एक और चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक जनपद में जो भी व्यक्तित्व आ रहे हैं ये आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण, ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ से प्रश्न पहले बने हुए हैं उन्हीं को मैं इसमें डाल रहा हूँ। ठीक है, बाकी हैं तो बहुत सारे, लेकिन सबको पढ़ना स्मार्ट तैयारी के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, देखो कालू मेहरा, इनका जन्म कब हुआ था? 1831 में विशुड़ गांव। विशुड़ गांव कहाँ पड़ता है? चंपावत में। कालू मेहरा का जन्म 1831 में विशुड़ गांव चंपावत में हुआ था। जब 1857 की क्रांति हुई थी उस दौरान
इन्होंने एक क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था। ये क्या था, एक गुप्त संगठन, मतलब अंग्रेजों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक है, गुप्त संगठन ये बनाया था जिसके बारे में अंग्रेजों को जानकारी नहीं थी, और अंग्रेजों के अगेंस्ट इन्होंने इसके माध्यम से धावा भी बोला था। अगला देखो, इन्हें उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव प्राप्त है। ये प्रश्न तो कई बार पूछा गया है कि उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन है, कौन है, कालू मेहरा। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई, 1906 में, हो सकता है कभी पूछ ले। अगला देखो, हर्षदेव ओली, काली कुमाऊं का शेर या फिर उत्तराखंड का मुसोलिनी, किसे कहा जाता है, हर्षदेव ओली को, जिनका जन्म 4 मार्च 1890 को, एक बार इनके गांव का नाम पूछा गया था, गोसानी, ग्राम गोसानी, जो कि रानीखेत के, जो कि खेती खान में पड़ता है। ठीक है, खेती खान चंपावत में पड़ता है। तो 4 मार्च 1890 को गोसानी खेती खान में इनका जन्म हुआ था। खेती खान कहाँ पर पड़ता है, चंपावत के समीप ही स्थित है। इनके जन्म की डेट भी पूछी जा चुकी है पहले, और ग्राम गांव का नाम भी पूछा गया है। साथ ही काली कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है, या उत्तराखंड का मुसोलिनी किसे कहा जाता है, हर्षदेव ओली को। और ये भी पूछा गया है कि 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया था, या फिर नेतृत्व किसने किया था, किसने किया था, हर्षदेव ओली ने किया था। और 1930 में जंगलात कानून के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन भी किया था, ये भी आपने ध्यान रखना है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 5 जून 1940 को इनकी मृत्यु हो गई थी। अगले देखो, हिमांशु जोशी, इनसे भी इनकी रचनाएं पहले पूछी जा चुकी हैं। इनकी जो रचनाएं पूछी गई हैं उसमें पहले इनका जन्म देख लेते हैं। 1935 में इनका जन्म हुआ था जोशीड़ा में, और मृत्यु हुई थी 23 नवंबर 2018 में। 23 नवंबर 2018 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी जो रचनाएं पूछी गई हैं उसमें सबसे पहले आती है तुम्हारे लिए, ये पूछी गई है, और छाया मत छूना मन, ये भी पूछी गई है पहले। ठीक है, तुम्हारे लिए और छाया मत छूना मन, ये पूछी गई है। यहाँ तक कि जो तुम्हारे लिए रचना है, ये यूकेपीएससी ने जीएस में पूछ रखी है, हिंदी में नहीं, जीएस में ये पूछी गई है। ठीक है, उत्तराखंड के जो सवाल बनते हैं, ये रचना वहां पर पूछी गई है। इसीलिए देखो, जो भी प्रश्न पहले बने व्यक्तित्व से, क्योंकि व्यक्तित्व बहुत सारे होंगे हर जिले में, हर किसी को पढ़ना उचित है भी नहीं, क्योंकि इतने सारे प्रश्न बनते नहीं है। व्यक्तित्व से एक प्रश्न बनेगा तो वो जो जिनके कुछ महान कार्य हैं उन्हीं से बनता है। ठीक है, जो ज्यादा ही कुछ फेमस हैं या जिनके बहुत ज्यादा काम है, वहीं से चीजें बनती हैं। तो हर जिले में हम तीन चार डिस्कस करेंगे, आपको दिखेंगे पौड़ी में कम से कम 12-15 हो जाएंगे, अल्मोड़ा में 8-10 हो जाएंगे। तो आपके इन जिलों के माध्यम से कम 55 से 60 व्यक्तित्व कवर हो जाएंगे। उससे ऊपर फिर व्यक्तित्व आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, जितने हम व्यक्तित्व पढ़ रहे हैं इनको आप लोग बिल्कुल भी हल्के में ना लें। यहाँ से प्रश्न बनते हैं और लगातार बनते हैं। अब देखो, इनकी जो उपन्यास है, अरण्य, महासागर, तुम्हारे लिए, समय साक्षी है, इम्पोर्टेंट है, समय साक्षी है। इनकी जो कविता संग्रह है उसमें नील नदी का वृक्ष और एक आंख की कविता। अन्य जो रचना है इनकी, नंगे पांवों के निशान और सागर तट के शहर। तो ये हो गए हिमांशु जोशी। ठीक है, और साथ ही हर्षदेव ओली, और इसके अलावा कौन है, कालू मेहरा। ये 3 महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं यहाँ के। चंपावत के मेले हमने देखे, नदियां, दर्रे, ताल, किले, सब कुछ हम यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो चंपावत जो कि अति महत्वपूर्ण है, यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं, और प्रश्नों की प्रकृति क्या होती है, प्रवृत्ति कैसी बनती है, ठीक है, वो मैं आपको सब समझा चुका हूँ। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, राज्य का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला भी चंपावत ही है। और इसका पीडीएफ आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसका पीडीएफ ले लीजिएगा। और जो नए बच्चे इसे नोट कर सकते हैं, और जो पुराने बच्चे हैं केवल इसको रिवीजन की दृष्टि से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड करिए, उसको अपने पास रखिए, क्योंकि लास्ट टाइम में जब आप पेपर देंगे आपको क्विक रिवीजन के लिए काम आएगा। जो नए बच्चे हैं, आप लोग देखो, प्रिंट कराना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि आपको प्रिंट महंगा पड़ सकता है। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, फैक्ट है, 3 पेज है, 3 पेज आपका लिखने में केवल 3 या 4 पेज होगा। तो इतना आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि पूरा फैक्ट है यहाँ पर, इधर उधर का कुछ भी बातें नहीं है। आप लोग इसको बार बार रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। उत्तराखंड जो अभी हमारा चंद्रवंश चल रहा है, उसके पश्चात यदि पॉलिटी पढ़ाना है तो मैं पॉलिटी की क्लासेस उसमें शुरू कर दूंगा। अगली क्लास जो आएगी आपकी पॉलिटी की आएगी, कल लास्ट आएगी चंद की उसमें। ठीक है, और साथ ही यदि आप लोग चाहते हैं कि आप लोग पहले गढ़वाल का इतिहास पढ़ लें, उसके बाद ब्रिटिश काल पढ़ लें, और जैसे ही यहाँ पर जिला दर्शन समाप्त होता है, यहाँ पर हम यदि पॉलिटी की क्लासेस चलाएं, तो आप लोग उस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।